नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद भवन के अंदर सुरक्षा में सेंध लगाकर ये जो स्मोक, वहां पर जो स्मोक बम लेकर जो लोग पहुंचे थे, मैं इसे बम कह रहा हूं क्योंकि स्मोक भी बम था। अगर स्मोक था तो वो स्मोक बम था। तो इस तरह से संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई, उसको लेकर आज दिन भर राजनीति गरमाई रही। कल से लगातार इस मुद्दे पर देश में चर्चा हो रही है और आज भी इस पे संसद से लेकर सड़क तक राजनीति पूरी तरह से गरमाई रही। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इनकी पुलिस ने 7 दिन के लिए पुलिस ने इनको रिमांड पर ले लिया है। पुलिस को इनकी 7 दिन की रिमांड दी गई है और इसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि इसके अलावा इन सभी लोगों के समर्थन में ये जो 4 लोग थे, माफ की जगह 6 लोग थे, इनके समर्थन में तमाम तरह की बयानबाजी भी आ रही है। आज इसको लेकर संसद के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, लेकिन संसद के अंदर इस पर दिन भर हंगामा हुआ और इस हंगामे के कारण कई विपक्षी सांसदों को जो है निलंबित भी कर दिया गया फिलहाल। तो इसको लेकर देश में राजनीति तो गरमाई हुई है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इन सब में से जो इनका मुख्य हैंडलर था ललित झा, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। और इस ललित झा के पास लगातार जो है उनके मोबाइल फोन्स भी थे। इन सब के मोबाइल फोन जो हैं, तमाम आरोपियों के मोबाइल फोन भी उसके पास हैं। तो इसको लेकर आज देश भर दिन भर राजनीति होती रही। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भले ही ये लोग संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर इन्होंने जो है अपराध तो बहुत बड़ा किया है, भले ही इसको लेकर के कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पुलिस ने इस बीच ये कहा है कि इसके पीछे कोई आतंकी संगठन भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने जो दिन तय किया था इस घटना को अंजाम देने के लिए, वो दिन 13 दिसंबर का दिन था, जिस दिन संसद पर हमला हुआ था। तो आज किस तरह से अब इनका बचाव किया जा रहा है? 2 नैरेटिव देश में बनाए जा रहे हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ी घटना है और इस पर गृह मंत्री जवाब दें, सरकार इस पर बोले। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि ये मासूम हैं, युवा हैं, निर्दोष हैं और इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगाना चाहिए। इसको लेकर कुछ लोग ये भी धमकी दे रहे हैं कि वो इनको रिहाई इनकी करवाने के लिए दिल्ली तक मार्च भी करेंगे। इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन फिर भी देश के लिए जानना जरूरी है कि ये 6 चेहरे तो दिख रहे हैं, ये 6 किरदार, लेकिन बड़ा सवाल ये कौन सूत्रधार? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पुलिस को भी आशंका है कि इसके पीछे कोई ना कोई सूत्रधार होगा जो इस सारी घटना को अंजाम देने के लिए जिसने पूरी ताकत लगाई होगी। आखिर वो कौन है, ये देश के सामने बड़ा सवाल है। इन सब पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि संसद भवन में किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने और साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर आज संसद में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है।
और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये जो माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ साथ लोकसभा के स्पीकर का बयान था। लेकिन इस बीच संसद के बाहर विपक्ष ने सरकार पर हमला अपने जारी रखे और संसद के भीतर भी लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि गृह मंत्री इस पूरे मामले में अपना बयान दें और विपक्ष को लग रहा है कि ये एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, सरकार को घेरा जा सकता है। सुनिए किस तरह से विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर हमले हो रहे हैं, जरा देखिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, देश की रक्षा के बारे में, लेकिन सच क्या है ये आपने कल देखा है कि इतने बड़ा हमारा पार्लियामेंट सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था वहाँ है, वहाँ भी कुछ लड़के इनके पास हथियार नहीं थे वगैरह सब ठीक है, लेकिन घुस गए, सदन में छलांग मारी, अफरा तफरी मच गई और हमारी सरकारें जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री चुप है। ये पूरी सरकार 1 महीने से चुनाव प्रचार में बिजी है, अब मुख्यमंत्री बनाने में बिजी है, सरकारें बनाने में बिजी है, शपथ ग्रहण में बिजी है और देश की सुरक्षा हवा में है, राम भरोसे है। एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। तो विपक्ष ने अपने इरादे जता दिए कि सदन के चलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा ना, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है बड़ा गंभीर मसला है, इस पर सदन को नहीं चलने दिया जाएगा, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 6 लोग थे, दरअसल ये तो युवा हैं, किसी ने कहा बेरोजगार थे, बेरोजगारी के कारण, और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये जो देश में चल रहा है उसके कारण जो है वो जो गुस्सा है, वो देश में जो गुस्सा है वो जो है इन युवाओं में दिख रहा है। इस तरह के बयान भी दिए गए। लेकिन इससे पहले कि आज की चर्चा हम शुरू करें, जरा इन 6 लोगों के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम इस घटना का विश्लेषण करेंगे, इस घटना पर चर्चा करेंगे, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि दरअसल ये 6 लोग कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि बड़ी जो दिलचस्प बातें और दिलचस्प क्या कहूंगा खतरनाक बातें क्या हैं, ये 6 के 6 अलग अलग शहरों से हैं। 6 अलग अलग शहरों से जो लोग हैं वो जुड़ते हैं, इनका एक हैंडलर होता है और उसके बाद इस पूरी घटना के लिए संसद में ये सब करने के लिए 1.5 साल तक तैयारी की जाती है, रेकी की जाती है, कई जगह मीटिंग की जाती हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। ये अपने आप में संकेत देता है कि ये ऐसे भी निर्दोष युवा नहीं है जिसका पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जरा इन 6 के 6 लोगों के प्रोफाइल देख लीजिए, फिर आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करूंगा। जरा देखिए इन 6 लोगों में 6 किरदार कौन। सूत्रधार नीलम आजाद, जिंद की रहने वाली 42 वर्षीय आंदोलनजीवी हैं, खुद को स्टूडेंट भी बताया, बेरोजगार भी, खुद बोला कि मैं स्टूडेंट हूं और बेरोजगार हूं, तो दोनों चीजें एक ही बयान में कह दी। कई डिग्रीधारी, लेकिन कहा आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो डिग्रीधारी भी हैं, आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस के आंदोलनकारी नेताओं के साथ सरकार विरोधी कई आंदोलनों में शामिल रही है जो है नीलम आजाद। किसान आंदोलन के साथ साथ पहलवानों के आंदोलन में भी ये सक्रिय रही। दिल्ली में जंतर मंतर पर
कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कांग्रेस और आईएनएलडी के लिए वोट मांग चुकी हैं नीलम आजाद। कांग्रेस और आईएनएलडी के लिए चंद्रशेखर रावण से खासी प्रभावित हैं। इनके सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा चंद्रशेखर रावण से प्रभावित हैं। गिरफ्तार होते ही सबसे पहले जय भीम का नारा लगाया था। तो ये नीलम आजाद हैं, 6 किरदार में से एक किरदार जो हैं। अब अगला किरदार देखिए, जो इनका मुख्य हैंडलर है, ये है ललित झा। ये मूलतः बिहार का रहने वाला, सभी पांचक अराजक तत्वों का मुख्य हैंडलर है, जो अभी फरार है, जिसके पास सभी लोगों के मोबाइल फोन है। ये एक एनजीओ से भी जुड़ा रहा हुआ है, एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है एक्टिव रूप से। और सोशल मीडिया पर इसकी जो लास्ट पोस्ट है वो लिखा, भारत को अगर कुछ चाहिए तो वो है बम। इनकी विचारधारा समझिए। सोशल मीडिया पर खुद को इसने टीचर बताया है। सोशल मीडिया पर इसने लिखा कि वो टीचर है, ये इसका खुद का सोशल मीडिया कहता है। इस बीच भाजपा ने दावा किया है कि ये टीएमसी से जुड़ा रहा है ललित झा। बीजेपी का दावा है। टीएमसी नेताओं के साथ कई इसकी तस्वीरें भी इसके सोशल मीडिया पे खंगाल कर निकाली गई हैं। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन कोलकाता में रहता है। मूल रूप से बिहार का है, लेकिन रहता कोलकाता में, इसलिए टीएमसी नेताओं के साथ इसकी नजदीकी है। वामपंथी क्रांतिकारी नेताओं को फॉलो करता है, कई क्रांतिकारी नेताओं को जो है उनको फॉलो करता है। सरकार विरोधी कुछ प्रमुख यूट्यूबर, पत्रकारों की वीडियोस भी ये लगातार शेयर करता था। ललित झा जो बिहार का है, ये है किरदार नंबर 2। किरदार नंबर 3 विशाल उर्फ विक्की, गुरुग्राम का। पहले ड्राइवर की नौकरी करता था, फिर उसके बाद नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने लगा। ज्यादातर समय नशे में रहता था। लोग, आसपास के लोगों ने कहा यह बेवड़ा है, क्योंकि ये ज्यादातर समय नशे में रहता था। आसपास के लोगों से बातचीत नहीं करता था। पड़ोसी कहते हैं कि यह किसी से बातचीत नहीं करता था, ज्यादातर अपनी दुनिया में मशगूल रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि शराब पीकर आता था और पत्नी को पीटता था। ये विशाल उर्फ विक्की। अगला किरदार कौन है? सागर शर्मा, यूपी लखनऊ का रहने वाला। लखनऊ में ई रिक्शा चलाता था। लखनऊ में ई रिक्शा चलाता था, गरीब परिवार का, 12वीं पास, लेकिन क्यूबा, दक्षिण अमेरिका के गुरिल्ला नेता चे ग्वेरा की बातें करता था। सोचिए, 12वीं पास, लेकिन चे ग्वेरा की बात करता था। इतिहास लिखने, इतिहास बदलने की बातें करता था। अपने परिवार में इस तरह की बातें करता था। घर पर यह कहकर निकला कि कुछ बड़ा करूंगा। ये घर पर कह के निकला सागर शर्मा, ये यूपी का रहने वाला जो ई रिक्शा चलाता था। मनोरंजन, मैसूर कर्नाटक का। ये भी वामपंथी और नक्सलियों की किताबें पढ़ता था। बड़ी मात्रा में किताबें निकली हैं उसके घर से। उसके घर से पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की पुस्तकें भी जब्त की हैं। ये मनोरंजन जो मैसूर कर्नाटक का रहने वाला है। और अगला किरदार अमोल शिंदे, महाराष्ट्र का। 12वीं की पढ़ाई की इसने, और 12वीं की पढ़ाई के बाद इसने दरअसल जो है सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी। सेना और पुलिस में भर्ती होना चाहता था, लेकिन इन परीक्षाओं में ये पास नहीं हुआ, इम्तिहान में पास नहीं हो सका। तो ये जो 6 के 6 किरदार हैं, इनको आपको समझने में मौका मिलेगा, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि ये बेरोजगार थे, युवा हैं, और इनको जो है इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगाना चाहिए। तो इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को मैं बढ़ाऊंगा। मेरे साथ आज जो है 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, और मेरा जो 4 मेहमान जुड़े, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा। मेरे साथ दुष्यंत नागर जुड़े हैं स्टूडियो में। दुष्यंत नागर जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अनुराग वर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। और मेरे साथ एसपी वैद्य जी जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। आतंकवाद और आतंकवादी घटनाओं को, कई घटनाओं को इन्होंने, कई आतंकियों से इन्होंने जो है पकड़ा भी है। इनका सफल अभियान चलाए हैं। आतंकवादियों की मानसिकता को बखूबी समझते हैं। मैं पहला सवाल इसीलिए एसपी वैद्य जी आपसे ही कर रहा हूँ। आपने ऐसे कई जो भटके हुए युवा, जिनको भटके, क्योंकि कश्मीर में भी ये कहा गया ना, जो गोली चलाते थे, निर्दोष लोगों की जान ले लेते थे, उनके लिए भी इस देश में नैरेटिव चला था कि भटके हुए युवा हैं ये। तो आपको क्या लगता है, आपने ऐसे कई भटके युवा देखे हैं, ये भी भटके हुए युवा हैं, या दरअसल क्रांतिकारी, या फिर जो है बेरोजगारी के कारण इस तरह के बन गए? अशोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। देखिए, ऐसा है कि भटके हुए युवा कश्मीर में भी कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं जो टेररिस्ट होते हैं, और आप अगर भटके हों तो आप कुछ
छोटा मोटा हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई है इसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी लगती है। अब देखिए ये मैं अगर एक युवा हूं और मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही या मुझे काम नहीं मिल रहा या मैं भटक गया हूं, तो मैं एक आइसोलेटेड अकेला इंसिडेंट कर सकता हूं। तो उस पे लगेगा कि मेरा मैं मानसिकता खो बैठा और इस तरह का मैंने हरकत कर दी, लेकिन ये वो नहीं है। आप देखिए डिफरेंट शहरों के 5-6 ये लड़के हैं, युवा है जरूर, उम्र उस रेंज की है 20 से लेकर 40 तक, लेकिन आप डिफरेंट सिटीज के हैं और इनका एक का तो एनजीओ से लिंकेज है, एक इनकी कईयों की विचारधारा नक्सली उस तरह की आप देखिए विचारधारा रखने वाले कुछ लोग हैं, और इनके पीछे कोई क्या एनजीओ है, क्या जो अमेरिका में पन्नू ने बयान दिया कि मैं 13 तारीख को इस पे वो करूंगा, क्या वो जो संसद की जड़ें हिला देगा, ऐसा बयान दिया उसने। खालिस्तान मानसिकता वाला बंदा इस पे पीछे है। क्या सोरोस जैसे लोग जो एनजीओस को फंड करते हैं, क्या वो इसके पीछे हैं? तो इसमें जड़ तक जाना इन्वेस्टिगेशन में बहुत जरूरी है कि इनको जो जहां फरार है, पहले सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उसको पकड़ा जाए और उससे पूछताछ की जाए कि तुमको ये ऑर्गेनाइज करने के लिए किसने कहा और किस तरह से 3 महीने की रैकी हुई, किसके फंडिंग किसने की, इसमें क्या पर्पस था। तो ये जो आप गैस का लेके चले गए अंदर, जो भी इक्विपमेंट था, तो कल को ये जहरीली गैस होती तो कितने सांसद मारे जाते। और ये एक इसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्पिरेसी के जरिए से किया गया, और इसमें डेफिनेटली इसके पीछे कोई ब्रेन बिहाइंड है जिसका पता लगना बहुत जरूरी है। और किस तरह से उस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना, वो इन्वेस्टिगेटर जो भी हैं, सीबीआई कर रही है, एनआईए कर रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है, जो भी इसको कर रहा है, उनको ये सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए और तब किसी नतीजे पर आना चाहिए कि क्या ये भड़के हुए युवा है या किसी के इशारों पर, उनकी फंडिंग पर, उनके मकसद को पूरा करने के लिए ये लड़के या लड़कियां, जो लड़की जो नीलम है, ये सब मिलकर उसको उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे कि अराजकता फैलाई जाए। और क्यों वही दिन चुना 13 दिसंबर का दिन, जो वो दिखाता है कि ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बिल्कुल, और मैंने इमोशन में ऐसा कर दिया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इमोशन में नहीं किया, आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। 13 तारीख का दिन का चयन करना ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी मानसिकता या इनके जो तार हैं, कहीं ना कहीं खतरनाक इरादे जो हैं साफ तौर पे दिख रहे थे। क्योंकि अगर किसी को कोई बेरोजगार युवक होता, कोई इनोसेंट युवक होता जिसको विरोध दर्ज कराना था, तो वो जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करता, नारे लगाता, संसद के सामने जाकर नारे लगाता, लेकिन 13 तारीख 13 दिसंबर ना चुनता। तो ये बात तो तय है कि ये जो अभी गिरफ्त में आए हैं पुलिस की, उनका हैंडलर ललित झा है जो अभी फरार है, लेकिन ललित झा के पीछे भी कुछ बड़े लोग जरूर हैं। वो जॉर्ज सोरस की फंडिंग हो रही थी या फिर दरअसल जो है किसी आतंकवादी संगठन की, ये सारे अभी जांच के विषय है। मैं इस विषय पे भी आऊंगा। मैं अभी सभी मेहमानों से बता दूं कि ये, क्योंकि पुलिस ने 7 से 8 पुलिसकर्मी अभी सस्पेंड कर दिए गए। ये सेंधमारी तो हुई है, तो कुछ ना कुछ चूक जरूर हुई है। लेकिन दुष्यंत नागर, मैं इस सवाल पर हूं, उससे पहले आपको लगता है कि ये जो है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है भारत के खिलाफ, या चुनाव सामने है 2024 का चुनाव, उसको देखते हुए देश में एक ये माहौल में मैसेज देना कि ये सरकार तो आतंकवाद के मसले पर नाकाम हो गई है? देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारे लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा मंदिर है। देश के 140 करोड़ लोग अपने प्रतिनिधि चुन के वहाँ भेजते हैं, वहीं से भारत का भविष्य तय होता है। तो उसके अंदर ये जो विघटनकारी गतिविधि की गई है, जैसा डीजीपी साहब ने कहा,
उन्होंने विदेश में जो चरमपंथी बैठे हैं उनसे भी के बारे में भी बताया कि उन्होंने 13 तारीख को कहा था कि हम हिला देंगे संसद को। तो निश्चित रूप से ये कोई छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। और ये हमारे जो लोकतंत्र का मंदिर है उस पे हमला हुआ है, उस पे अटैक हुआ है। इसके लिए NIA के द्वारा, CBI के द्वारा जो भी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सांसद जी ने, जिन्होंने उनको पास मुहैया कराया है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए। उनको स्वयं आगे आना चाहिए, उनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जो इस तरह के विघटनकारी तत्व थे, जो पहले से ही मतलब नक्सलवादी या अन्य अन्य, जैसा कि मैंने प्रोफाइल में अभी देखा, उन समूहों के साथ जुड़े थे, उनको उन्होंने पास क्यों मुहैया कराया, उनके साथ क्या संबंध है, ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। आपने कहा ये गंभीर चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय है। और ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि प्रताप सिन्हा जो कि बीजेपी के मैसूर के सांसद हैं, उनके पास से ये उनके खाते से ये पास मुहैया कराए गए थे। और ये जो मैसूर का रहने वाला है, इन 6 में से एक जो कर्नाटक का रहने वाला है, ये इसके पिता ने लगातार चक्कर लगाए, तब उसके बेटे को ये पास मुहैया कराया गया। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि 6 के 6 पास मांगे गए थे, 6 लोगों के लिए पास मांगे गए थे, यानी कि सभी 6 के 6 लोग संसद भवन के अंदर जाना चाहते थे, पर 2 को पास मिले। पर चारों पर गया, बीजेपी सांसद के यहाँ से भी तो चूक हुई है, सवाल तो ये भी है ना। अशोक जी नमस्ते। देखिए, चूक तो बहुत बड़ी हुई है और हमारे संसद भवन में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। और लेकिन जो चूक बीजेपी सांसद के कार्यालय के द्वारा हुई है, मैं उसको एक लैप्स इन एरर ऑफ जजमेंट बोलूँगी। एरर ऑफ जजमेंट, देखिए जिसने पास लिए वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट थे। नए संसद भवन को लेकर पूरे देश में एक बहुत उत्साह का माहौल है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं संसद भवन को देखने के लिए, एक वो अलग बात है। और प्रताप सिन्हा जी कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से, वो मदद कर रहे हैं और वो पूरे टाइम वहाँ पर हाजिर हैं, जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पर रहेंगे। हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर भी, उन्होंने हादसा होते ही एक फ्लोर पे मीटिंग बुलाई, जितने लीडर्स ऑफ द फ्लोर हैं सबको बुलाया गया, सबसे सुझाव लिए गए कैसे सुरक्षा के इशू को हम बेटर कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। काफ़ी सारे इसमें से सुझाव ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर लेकिन एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ अशोक जी, हमारे देश में कुछ ऐसी राजनीतिक दल हैं जो इस तरीके के सोच को बढ़ावा देती है, इस तरीके के सोच का साथ देती है। आपने देखा होगा नीलम आजाद ने बाहर आके क्या नारे लगाए, कहती है तानाशाही नहीं चलेगी, कहती है संविधान को बचाओ। कुछ सुना सुनाया ऐसा नहीं लग रहा है ये सब? क्या यही सारी बातें हम कांग्रेस के मुंह से, टीएमसी के मुंह से और उनके सारे इंडिया अलायंस के साथियों के नेताओं के मुंह से बार बार नहीं सुनते आते? और कुछ कांग्रेस की प्रथा रही है इस तरीके के अराजक लोगों को रिवॉर्ड देने की। उनके खिलाफ स्टैंड नहीं लेते, ये देश के लिए स्टैंड नहीं लेते, ये ऐसे लोगों को ये रिवॉर्ड करते। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, कन्हैया कुमार ने ये कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या किया गया? टिकट दिया उसको चुनाव लड़ने के लिए। और केवल कन्हैया कुमार नहीं, भोलेनाथ और देवेंद्र ने एक प्लेन हाईजैक किया था, इंदिरा गांधी के नाम पर एक प्लेन हाईजैक किया था। जब वो जेल से छूट कर आए तो उन लोगों को भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। ये जो अर्बन नक्सलों की सोच है, इस सोच को बढ़ावा देने का काम इन सारे राजनीतिक दलों ने किया है। और आज कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनकी भी है, जो आंदोलन जीवी 40 साल से ऊपर की है, 5 डिग्री लेकर बैठी है, वहां आकर इस तरीके की हरकतें कर रही है। भाई पुरानी वीडियो पे पाई गई थी वोट मांग रही थी कांग्रेस के लिए, और वीडियो में पाई गई थी जनता को भड़का रही थी। तो ये जो सारी की सारी साजिश है, मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया अलायंस के सारे साथियों ने मिलकर ये सोचा होगा कि बेइज्जती तो हो ही गई हमारी, हाँ यहां से अटेंशन हटाने के लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं या किसका सहयोग दे सकते हैं कि हम पे से नजर उठे। एक तरफ ये चुनाव हार गए, दूसरे तरफ इनके साहू साहब के घर में से 500 करोड़ नकद मिल रहा है। तो जो देश में चल रहा है और इन सारी हरकतों को जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सहयोग दे रही हैं, साथ दे रही हैं या उस पर आवाज नहीं उठा रही हैं, कहीं ना कहीं गलती इन सब लोगों की है। ऐसे एक बात सिर्फ एक टिप्पणी कर दूं, अभी धीरज साहू का नाम लिया गया तो कई लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो धीरज साहू की जगह कोई बीजेपी के नेता का करप्शन पकड़ा जाता तो आज विपक्ष की तरफ से ये एजेंडा चलाया जाता कि देखो ये जो करप्शन केस था इसको दबाने के लिए जो है
सरकार ने खुद ही ये घटना करवा दी, ये एजेंडा भी चलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह की थ्योरी चलती है। देखिए जी, थ्योरी तो ये भी चल सकती है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विदिशा गए, उनके समर्थकों का जनसैलाब उमड़ आया, राज्य में बगावत होने की स्थिति है, तो क्यों ना जो डाइवर्जन है उसको करने के लिए किया जा सके। कल वो तो आज हुआ ना। थ्योरियां तो कोई भी चलाई जा सकती है। कल भी उनके बयान इस तरीके के आ रहे थे, कल भी वो कह रहे थे कि चदरिया छोड़ दी मैंने, तो क्यों ना। देखिए ऐसे तो बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है संसद में देखिए ये घटना संसद में हुई है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि गृह मंत्री आके बयान दें, इस पे भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। बिल्कुल उनको देना चाहिए, आना चाहिए, सामने सच्चाई बतानी चाहिए। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि भोलानाथ पांडे के बारे में, अरे भोलानाथ पांडे तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, इंदिरा जी को गिरफ्तार किया, भावनात्मक आवेश में आके उन्होंने घटना की जिसके लिए उनको सजा हुई, वो जेल गए, वो जेल से छूट के आए, वो कोई बाहर से इंपोर्ट किए हुए आपने कोई वो कोई टेररिस्ट थोड़ी थे, वो कोई आतंकी नहीं थे। मैं नहीं कह रहा, ये न्यायालय ने माना है, मैंने नहीं कहा। हवाई जहाज मैडम उनके पास कोई वेपन नहीं था, कोई वेपन नहीं था उनके पास, कोई अवैध हथियार नहीं था भोला पांडे के पास। सबसे पहले तो मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रही हूँ। ललित झा के फोटो मिले हैं तपस रॉय के साथ, जो एक टीएमसी के नेता है। पुरानी उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट निकली है, उनकी टाइज है टीएमसी के साथ। टीएमसी किनकी साथी है? कांग्रेस की। दूसरी बात, जो ये महिला थी नीलम आजाद, जाके वोट मांग रही है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने जिस आंदोलन में सहयोग दिया उस आंदोलन में ये महिला पाई गई है। क्या ये डायरेक्ट और क्लियर लिंक नहीं है? आप मुझको बताइए, क्या ये डायरेक्ट और क्लियर लिंक नहीं है? 140 करोड़ का कंट्री है, कांग्रेस के 15 करोड़ 14 करोड़ कितने वोटर समर्थक हैं, एक का कोई प्रोफाइल नहीं रख सकता संभाल के। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि संसद में सब कुछ किसके अंडर आता है? संसद के अध्यक्ष के अंदर, ऑनरेबल स्पीकर के अंदर। ऑनरेबल 10 महीने से वो रैकी कर रहे थे। आईबी के फेलियर का मामला है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरह से फेल हो गई। एक मिनट, क्या रेकी कर रहे थे? आपको पता चल गया? पुलिस ने आपको रिपोर्ट दे दी? क्योंकि बॉस ने बताया है, यहाँ एडिटर साहब ने बताया, मैंने यही सुना है। हमको तो नहीं दे दी। रेकी में क्या करा जा रहा था? आपस में बैठ के प्लान बना रहे थे या पार्लियामेंट के चक्कर काट रहे थे? आपको कैसे पता? पहली बात तो जो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, ऑथेंटिक मीडिया है, मीडिया में एक बात बोली गई है, बट उस बात के 10 मतलब लगाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या गृह मंत्री भी केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है? क्या वहां पर बयान देने का पहला अधिकार स्पीकर का नहीं है? लेकिन आपको राजनीति करनी है, आपको हर चीज में गृह मंत्री का ही नाम चलाना है। सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेवारी देश के गृह मंत्री की बनती है, इससे आप बच नहीं सकते। दुष्यंत जी एक मिनट रुकिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सुरक्षा का मामला बड़ा गंभीर है और इसलिए सुरक्षा के मामले पर चर्चा भी होनी चाहिए। 2 बयान आज हुए हैं, रक्षा मंत्री का बयान हुआ है, इसके साथ साथ स्पीकर का बयान हुआ है। विपक्ष अपनी इस मांग को जायज तरीके से उठाए, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। वो गृह मंत्री से बयान चाहते हैं और मुझे लगता है देर सवेर सरकार की ओर से इस पर और ज्यादा प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी। लेकिन मैं यहां पर यह पूछ रहा हूं, जो अभी आपने दुष्यंत जी कहा, और उसको लेकर मुझे यही खतरनाक बिंदु है कि यह कह देना कि भाई वो जो जिसने विमान जो अपहरण कर लिया था भावनात्मक रूप से कर दिया था, चलो वो ठीक है। उसके बाद मैं नहीं कह रहा, मैंने तो पढ़ा है। ठीक है, आपने पढ़ा, मैं उसके कोर्ट ने भी कहा होगा, मुझे उससे भी कोई गुरेज ने कहा होगा, अदालत ने कहा होगा, भावुक हो गए, इंदिरा जी के लिए उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया। मैं यही तो कह रहा हूं सर, अगर कोई इस तरह की बेवकूफी करता है, भावनाओं में बहकर सजा मिली जी, सर सजा मिली ना, उसके बाद टिकट भी तो मिली। मैं यही कह रहा हूं। देखिए हुआ क्या, मैं फिर आपको बता रहा हूं। आज आपको याद होगा 2016 में जब इसी दिल्ली में जेएनयू में एक आतंकवादी, और 13 तारीख याद कीजिए, वो 13 तारीख थी जब संसद पे हमला हुआ था, और संसद पे हमले करने में जो एक शामिल था अफजल गुरु, इसी जगह पर दिल्ली में उस अफजल गुरु, उस आतंकी जिसको कोर्ट ने कहा कि ये आतंकवादी है, फांसी की सजा दी। अफजल गुरु को फांसी किस सरकार के कार्यकाल में हुई? एक मिनट, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी जी, मैंने बात ही नहीं सुनी। आपने फांसी दी, बड़ी अच्छी बात करी, कोर्ट ने फांसी दी, बड़ा अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं। उसके बाद उसी अफजल गुरु की याद में उसकी बरसी जेएनयू में मनाई गई, और जब जेएनयू में बरसी मनाने वाला कौन था?
कन्हैया कुमार था। छोड़ दीजिए नारे क्या लगे थे, उसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जांच कन्हैया क्या- कुमार एक नहीं मिनट, थे। सर एक मिनट, बाहर के लोग ना, थे। ना 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 एक अन्य मिनट, लोग, वो दुष्यंत जी, सर रिकॉर्ड पे है सारा, FIR में दर्ज है। दुष्यंत जी मेरी बात पूरी हो जाए और मैं आपको जो बता रहा हूं फैक्चुअली बता रहा हूं, अगर आप मुझे फैक्चुअली चैलेंज करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। बाकायदा उस वक्त कन्हैया कुमार जेएनयू का प्रेसिडेंट था और वो दिन चुना गया, जेएनयू प्रेसिडेंट की चिट्ठी गई ये कहकर कि हम कल्चरल नाइट करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, और उसके बाद वहां पर मनाई गई अफजल गुरु की बरसी। और उस बरसी को जब उसके बाद ये सब मीडिया में हुआ तो उसके बाद इसी व्यक्ति का सपोर्ट करने कौन लोग पहुंचे थे? सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, डी राजा, ये तमाम लोग कन्हैया कुमार का सपोर्ट करने पहुंचे थे। और आज कन्हैया कुमार देश का कांग्रेस का इतना बड़ा नेता है कि वो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनको कहता है कि इसको, इन नेताओं को लात मारकर कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। आज वो इतना शक्तिशाली नेता है। तो जब अगर हम इस तरह से जो भावनाओं, सो कॉल्ड भावनाओं में बहकर इस तरह से आतंकवाद का महिमा मंडन करते हैं, अगर हम उनको नेता बनाएंगे और उनको हम हीरो बनाएंगे तो फिर ये 6 नहीं 600 लोग और निकलेंगे जिनके मन में आएगा कि भाई इस देश में एक ही चीज है जिसकी जरूरत है और वो है बम। सवाल यह है कि इस तरह की विचारधारा को क्या हम बढ़ने देंगे? अगर बढ़ने देंगे तो ये देश अराजक होगा, ये देश पाकिस्तान बन जाएगा। इस बात का याद रखिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं क्योंकि मुझे इसी मानसिकता पर आज चोट करनी है। यही मानसिकता देश के लिए सबसे खतरनाक है। सुरक्षा के सवाल सरकार को देखने चाहिए, इसमें कतई दो राय नहीं, लेकिन इस तरह के लोगों को हीरो बनाने का सबसे बड़ा जुल्म कौन कर रहा है, इस पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। कौन सूत्रधार संसद पर जिन लोगों ने
ये स्मोक बम जो लेकर गए थे, इनमें 6 किरदार हैं, लेकिन बड़ा सवाल है इनका सूत्रधार कौन है, क्योंकि 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, अलग अलग जगह पर इनकी मीटिंग्स हो रही थी और उसके बाद इन्होंने बाकायदा रेकी की, तैयारी की। तो इतना बड़ा जो कांड है उसके पीछे कहीं ना कहीं इनके सूत्रधार तो होंगे, कुछ लोग होंगे जो इनको फंडिंग कर रहे थे, कोई विचारधारा थी जो इनको तैयार कर रही थी, वो कौन है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारुल प्रज्ञा बीजेपी से, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुराग वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एसपी वैद्य जी जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी और सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट। दुष्यंत जी को मौका दूंगा, वो मेरी बात पर कुछ जी। मैं अशोक जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी धीरे धीरे इन सबको कांग्रेस के साथ लिंक करने का प्रयास किया, और लीडर भी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इनको ये सब कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम और अपना छत्तीसगढ़, यहाँ जितनी घटनाएं हुई, अशांत जब क्षेत्र ये था, कितने कांग्रेस के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी। बेअंत सिंह जी को देश भूला नहीं है, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान दी। इंदिरा जी, राजीव गांधी की कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। आप ऐसे तत्वों के साथ कांग्रेस पार्टी को जोड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस के शहीदों का ध्यान जरा रखना चाहिए हमें कुछ भी बोलने से पूर्व। ये मैं जवाब बस हाँ मैं बहुत जल्दी से जवाब देना चाहती हूँ। आप कहते हैं कुर्बानी दी, तो आपने कुर्बानी देने के बाद भी ये एक प्रथा अपना ली कि जो अराजकता फैलाएगा आप उसको हीरो बनाएंगे। आपने ये प्रथा क्यों अपनाई, मुझे बताइए। अगर आपके लोगों ने इतनी कुर्बानी दी तो आपने वो कुर्बानी व्यस्त जाने दी। यहाँ एक 42 साल की महिला है जो एक तरफ अपने आप को छात्र बताती है, दूसरी तरफ कहती है बेरोजगार है। भाई पहले डिसाइड कर लो तुम छात्र हो या बेरोजगार हो। और 42 साल तक तुम क्या पढ़ाई कर रही थी मोहतरमा? 42 साल तक पढ़ाई कर रही हो और कहती हूँ IAS की मैं तैयारी कर रही हूँ। या तो आप तैयारी करो या अपने आप को बेरोजगार बताओ, और बताओ कौन सा IAS बनता है 42 साल की उम्र में? ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। ये अर्बन नक्सल की सोच है, और जो अर्बन नक्सल का साथ देता है वो इस सोच का साथ दे रहा है, वो इस क्राइम का, इस गुनाह का साथ दे रहा है, वो देशद्रोह का साथ दे रहा है। मैं अनुराग वर्मा, क्या एक थ्योरी बार बार गढ़ी जा रही है ना, खासकर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई बेरोजगार हैं, देश में लोगों का गुस्सा है, वो गुस्सा जो है दरअसल ट्रांसलेट हुआ है। देखिए अशोक जी, इस चीज को मैं दो चीजों में स्प्लिट करूंगा। सबसे पहले अभी जो कांग्रेसी नेता एक चीज बोल रहे थे कि हम जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे हम सदन नहीं चलने देंगे। सदन जो चलता है उसका पैसा हम आप जैसे टैक्स पेयर्स देते हैं। वो कोई नहीं होते ये कहने वाले कि अपनी जिद जब तक नहीं मानी जाएगी वो सदन नहीं चलने देंगे और जनता का पैसा, हमारा आपका पैसा बर्बाद करेंगे। नंबर 2, ये जितनों की आप प्रोफाइल देख रहे हैं, इनके जो तार जुड़े हुए हैं वो सारे उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो देश की छवि खराब करते हैं सिर्फ एक व्यक्ति और एक पार्टी से नफरत के कारण। आप ये जान लीजिए, आज से 1 साल 6 महीने 3 महीने बाद ये लोकसभा के चुनावों तक ये मुद्दा होगा कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये सरकार क्या कर रही थी। आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हो और उसी का राजनीतिक मुद्दा भी बनाओगे। ये सारी पार्टियों से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये सारी देश की छवि खराब करना इनका मेन एजेंडा है। तभी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इनको बचा भी ले, और जो इन्होंने काम करना था वो तो हमारे चुनाव के लिए इन्होंने करके दे दिया, और जो अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करनी थी वो करवा ली। तो ये इनकी मानसिकता विपक्ष की सार्थक चर्चा नहीं है, कोई सब्जेक्ट, किसी मुद्दे का समाधान नहीं है। उनको हर चीज में समस्या चाहिए, सदन नहीं चलने देना। महुआ जी के मामले पे कह रहे हैं कि जी चर्चा नहीं चली, चर्चा नहीं हुई। आप चर्चा चलने देते नहीं हो। आप किसी बात पे इस समय अगर सार्थक विपक्ष होता तो सरकार के साथ बैठता और इस पे ये बात करता कि क्यों ऐसा हुआ और आगे इसको कैसे हमें टैकल करना है। वहां पे ये कह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे। मुझे लगता है सदन चले ना चले ये अभी हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी ये पहला ही दिन है। थोड़ा सा इस पर हो सकता है सरकार और विपक्ष बैठे, लोकसभा स्पीकर कोई हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन मेरे लिए बड़ा सवाल जो आज है ना वो यही है कि सवाल ये है कि इन लोगों को कुछ लोग हीरो बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है एक खतरनाक ट्रेंड है। दुष्यंत नागर जी, राहुल गांधी जी का मुझे याद है, मेरे पास वो बयान है, मैं सोच रहा था अगर वक्त होगा तो चलाऊंगा भी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में पेट्रोल केरोसिन छिड़की हुई है, बस एक तीली जलाने की जरूरत है। ये केरोसिन कौन छिड़क रहा था? यही तो नहीं केरोसिन छिड़की जा रही थी कि भाई कभी संसद में कर दो, कभी कहीं कर दो। देखिए, सबसे ज्यादा
जो लापरवाहीपूर्ण बयान कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। अगर बेरोजगारी है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, अर्बन नक्सल को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं भाई 10 वर्ष से सरकार की तो है। भाई साहब लड़का चे गुवेरा की किताब पढ़ता है, घर से ये कह के निकलता कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, बड़ा क्या कि संसद के अंदर नौबत क्यों आई जी? हाँ। अर्बन नक्सल को खत्म करने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? एनआईए किसके अधीन है? गृह मंत्री कौन है? ये वर्मा जी और मैं नहीं कर सकते। ये संस्थाओं का काम है। सर 50 साल में 50 साल में अर्बन क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं था वर्मा जी। 58 रुपए का $1 था 2014 में। आज 83 का है। परिवर्तन है सर। वो डॉलर वाले लोग नहीं थे जो वहां पहुंचे थे। वो आप लोगों को ना स्पेस नहीं दे रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फ्यूल की कीमत कम होती है लेकिन आप नहीं घटाते हैं। ये 10 साल में आपकी कार्यप्रणाली है। सर मतलब इतना बड़ा मामला हो गया, उसमें कांग्रेस को जो उनकी भत्सना करने नहीं, हम तो भत्सना कर रहे हैं साहब, मुक्त कंठ से, खुले हृदय से भत्सना कर रहे हैं। गलत है। दुष्यंत जी, क्या ये बेरोजगार युवा थे? ये बेरोजगार युवा साहब, ये बेरोजगारी के कारण आए थे? साहब बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है ना? ये तो भारत की, मैं तो क्या कह रहा हूँ, ये तो आतंकवादी कृत्य है। हाँ, ये तो हमला भारत पे हमला है। यही तो पार्लियामेंट है। तो दुष्यंत ये जी, कांग्रेस बीजेपी की पार्लियामेंट नहीं है, भारत की पार्लियामेंट है। दुष्यंत जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कह रहे हैं आतंकवाद है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ये युवा है, बेरोजगार हैं, इनको इनके ऊपर यूएपीए लगाना गलत है, वो तो सब इंडियन अलायंस के नेता है ना। किसी ने नहीं कहा। राहुल गांधी जी इन्वेस्टिगेशन होगी। संजय राउत ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस के सांसद ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, सब कह रहे हैं कि ये युवा हैं, इनके ऊपर इस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होगी, तथ्य सामने आएंगे। तो बयानबाजी क्यों? दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किसी भी रूप में हो, और सर राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक रोटी क्यों सेक रहे हैं कि एक आदमी सीना तान के खड़ा था? वो पूरा सर इस आतंकवादी घटना में राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। घटना नहीं है ये, इसको अभी हमें नहीं कहना चाहिए आतंकवादी घटना है। ये सेंध मारी है सुरक्षा में सेंध, आतंकवादी घटना नहीं है अभी तक। ये अभी इस एंगल से धारा तो वही लगी है, धारा तो वही लगी है, यूएपीए लगी है। सुरक्षा में नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाने पर भी यूएपीए लगती है। अरे तमिलनाडु के सरकार ने तो एक यूट्यूबर मनीष के ऊपर यूएपीए लगा दिया, तो कौन सी आतंकवादी घटना थी? सिर्फ उसने एक खबर चलाई थी, उस मनीष यूट्यूबर के ऊपर तमिलनाडु और कांग्रेस की सरकार ने यूएपीए लगा दिया। तो ये मत बोलिए यूएपीए लगता है तो इसका मतलब आतंकवादी घटना है। लेकिन सुरक्षा में सेंध है, सुरक्षा में सेंध है, उनकी जीवन का मामला है। सर मैं ये कह रहा हूं, सुरक्षा में सेंध क्यों है, ये भी एक बड़ी बात है। मैं इस पर भी आऊंगा, एसपी वैद्य जी के पास जाऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये सुरक्षा में जो सेंध है, इसको लेकर भी जरूर चिंतन होना चाहिए। फिर कह रहा हूं कि एक तो इनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, ये कोई बेरोजगार नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ी किसी हताशा में, बड़ी निराशा में निकले। ये सब के सब जो है ट्रेंड होकर आए हैं और ट्रेंड होकर इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन सुरक्षा के सवाल पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। एक मिनट रुकिएगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कांग्रेट्स यार। राज तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं 6 किरदार कौन सूत्रधार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। संसद में जो कुछ हुआ कल, उसी को लेकर 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। SP वैद जी, कुल मिलाकर इस घटना से बहुत सारे सबक लेने की भी जरूरत है, क्योंकि ये सेंधमारी तो हुई है सुरक्षा में, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मैनुअल एक चूक है, या फिर आपको लगता है कि हमको ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, कि कोई जूते में लेकर इस तरह की चीज़ पहुंच गया, इसको भी तो रोकने के लिए कुछ हमको प्रबंध करने होंगे? अशोक जी, बिल्कुल प्रबंध होने चाहिए। और खासकर आपने देखा जो हाई सिक्योरिटी एरियाज होते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स में आप देखते हैं, जैसे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, ये बहुत, प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं जहां एंट्री पब्लिक की होती है, बहुत लेवल की सिक्योरिटी होती है, उसमें ह्यूमन फ्रिस्किंग भी इन्वॉल्व होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे आप एयरपोर्ट में देखते हैं, बहुत सारी एयरपोर्ट्स में इवन जूते उतारे जाते हैं। तो हालांकि कोशिश ये नहीं होती है कि किसी को इनकन्वीनियंस की जाए, क्योंकि इससे लोग इरिटेट भी होते हैं। कल आप जाएं, आपके कपड़े और जूते उतारे जाएं तो कितना बुरा लगता है, मुझे खुद लगता है। लेकिन हम सब उसमें कोऑपरेट करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या दिक्कतें हैं। तो लेकिन आज ह्यूमन बॉडी स्कैनर्स भी है, तो मैं समझता हूँ उसमें सब कुछ आ जाता है, और ये सारी चीज़ों को जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें आ जाएगा कि किस तरह से कहाँ चूक हुई है। वो पहले चूक को समझना जरूरी है, और उसके बाद उसके करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, जो भी जरूरी है वो लेने चाहिए। और मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सिर्फ एक नहीं। इवन मैं एज DGP जब पार्लियामेंट में किसी वजह से किसी काम से जाते थे, तो हमें भी कई लेयर्स की सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है। तो आप इमेजिन करें कि इस तरह ये कैसे इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने पूरी तरह से रैकी किया था, पूरी तरह इसको देखा कि कहाँ से किस तरह से हम ले जा सकते हैं। तो अगर ये इसको सुरक्षा में जो
सेंध हुई है, बिल्कुल हुई है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और उसके करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा हादसा कभी, क्योंकि ये तो एक बहुत क्लियर आपने लाइन दे दी टेररिस्टों को कि अगर आप गैस का कैनिस्टर ले जा सकते हो तो आप तो कुछ भी ले जा सकते हो, जहरीली गैस ले जा सकते हो, यही गैस जहरीली गैस है, तो आप तबाही कर दोगे पार्लियामेंट में। बिल्कुल। आपको फुल फ्लैज्ड जो 22 साल पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था वैसा अटैक करने के बजाय इस तरह से आप लेके जाएंगे, तो ये बहुत सीरियस इशू है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सीरियस इशू है, इसीलिए बार बार अब कि इसको लाइटली तो नहीं ले, सुरक्षा के स्तर पे मतलब जाहिर सी बात है इनको लाइटली नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर दुष्यंत जी बहुत संक्षेप में जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप मानते हैं इनका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए इस घटना का, इनको हीरो नहीं बनाया जाना चाहिए, ये कह के कि ये युवा हैं, इन पर यूएपीए लगा के गलत कर दिया, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको लगता है बयानबाजी रुकनी चाहिए? बिल्कुल रुकनी चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी की कोई नाराजगी भी है, किसी को अपनी बात भी कहनी है, तो हमारे यहाँ उसके उचित फोरम हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे जो गवर्नर हाउसेस हैं, वहाँ आप जाके अपनी बात कह सकते हो, अपने मेमोरेंडम दे सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट डीएम बैठा हुआ है आपका ज्ञापन लेने के लिए। फिर अगर आपकी किसी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी स्थिति भारत में नहीं है कि किसी को ये रास्ता अख्तियार करना पड़े। जाहिर सी बात है ये रास्ता अख्तियार न करना पड़े। लेकिन अभी इस पूरे मामले में चारू जी पूरी अभी जांच चल रही है, लेकिन बीजेपी के मीडिया सेल की तरफ से कह दिया गया कि ये इंडिया अलायंस के नेताओं का हाथ है, कांग्रेस के, इससे भी शायद बचा जाना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, मैं कांग्रेस के या इंडिया अलायंस के नेताओं का हाथ है तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात तो सही है ना कि उनकी सोच है, क्योंकि उनकी सोच को ही दोहराया जा रहा है। ये सारे अराजक जो लोग हैं ये क्या बातें कहते हैं तानाशाही नहीं चलेगी। कहाँ सुनी है आपने ये वाली बात पिछली बार? संविधान को बचाओ, ये आपने कहाँ सुना? क्या महुआ मोइत्रा यही सारी बातें नहीं कह रही थी? यही बात सुनी सुनाई बातें जो सारे इंडिया अलायंस के लोग बोलते हैं, ये लोग यही दोहरा रहे थे। ये जो बातें करी जा रही हैं कुछ ऐसी हैं, इनकी बातें ऐसी हैं कि जैसे जब कश्मीर में एक युवा पत्थर फेंका करता था उसका बचाव किया जाता था क्योंकि उससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती थी। आज इन लोगों को सामने कर दिया गया है क्योंकि अपने देश का सम्मान नीचे लाकर ये सारे लोग मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो अभी भी कहूंगी ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है। ये चाहते नहीं है देश सक्रिय तरीके से चले, संसद सक्रिय तरीके से चले, ये चाहते ही नहीं है। इनको मालूम है ये चुनाव हार क्या है, इनको मालूम है इनके नेताओं के घरों से इतना सारा कैश बरामद हो रहा है। लेकिन बस छोटा प्रश्न मेरा ये है कि कल को जैसे डीजीपी साहब ने कहा इसमें पन्नू का हाथ निकल आया, तब आप लोगों को क्या जवाब दोगे? तब आप कैसे अपनी इसको कोई हल्के में ले ही नहीं रहे हैं। नहीं, आज तो आप इंडिया अलायंस को आपने कर दिया पेंट पूरा आप कर रही है कि ये जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं, देखिए ये अनुराग बहुत संक्षेप में, ये जो नैरेटिव इतने साल से कि भारत में, अब ये युवा भी तो ये कह के निकले ना संविधान बचाना है, तानाशाही। संविधान तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है, तानाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है। हर बार चुनाव होते हैं, तानाशाही नहीं है। क्या इस तरह से लॉ तोड़ते हैं? क्या इस तरह के जो नैरेटिव्स है उससे बचना नहीं चाहिए? क्योंकि वो बहुत सारे युवाओं को जो चे ग्वेरा को पढ़ते हैं वो तो क्रांति करके जो है देश में आग लगाने पर उतर जाएंगे। क्रांति किस चीज के खिलाफ कर रहे हो ये तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए। आज देश अंतरराष्ट्रीय पटल पे कहां पहुंच गया है। आप ये उल्टे सीधे बयानबाजी करके युवाओं को गुमराह कर रहे हो और उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा ये देख के कि राहुल गांधी जी की एक फोटो वायरल हो रही है और कांग्रेस के हैंडल से वो ट्वीट की जा रही है कि एक वीर डटा हुआ था, एक वो सीना तान के खड़ा हुआ था। यहां पे खड़े थे, उसमें गलत नहीं था सर। ये पार्लियामेंट की सुरक्षा की बात पे ऐसे वो भी खड़े थे और वो सीना तान के नहीं खड़े थे। मुझे लगता है जो वीर थे वो भागे थे, उन्होंने पकड़ लिया। जो वीर थे वो सीना तान के नहीं खड़े थे, जो वीर थे वो भागे, उनको उन्होंने पकड़ा उसके, और ऐसे लोगों की धुनाई करी। और होना भी चाहिए जो इस तरह से सुरक्षा को ब्रीच करता है। धुनाई करने वालों में भी अमृतसर के सांसद थे। तो सर ठीक है, तो राहुल गांधी भी उनका अनुसरण कर लेते, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। लेकिन बाजार मैं फिर कह रहा हूं
कि अल्टीमेटली इन 6 किरदारों को देखना जरूरी है, क्योंकि ये बेरोजगार नहीं है, ये कोई क्रांति करने नहीं निकले, ना ये बेरोजगारी और हताशा में निकले हैं, ये प्री प्लान करके निकले हैं। अभी जांच जारी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो, सरकार की ये जिम्मेदारी है। पर यह भी बड़ी बात है कि इनको हीरो बनाने का नहीं हो, इनमें से कल को किसी को ना लगे वो भी कन्हैया कुमार बनकर कांग्रेस का एक बड़ा लीडर बनकर चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की चीजें तुरंत रुकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।